वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का सैम्पल पेपर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो कहता है कि निम्नलिखित जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इसके अलावा जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको मॉडर्न हेल्थ क्लब का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और तारीख होनी चाहिए 31 मार्च 2022 के एंड में। ठीक है, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा है, ये कैश और बैंक बैलेंस होता है ओपनिंग। फिर आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है यानी चंदा, फिर डोनेशन दान, फिर लिखा है फर्नीचर की बुक वैल्यू 6000 है और यहाँ 5000 लिखी है। लाइफ मेंबरशिप फीस में 7000 लिखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एट द रेट 5% फुल ईयर पे लिखा है 9000। सैलरी लिखी है 30000। रेंट लिखा है 18300। रिपेयर्स लिखा है 4700। बुक्स लिखे हैं 16000। बिल्डिंग्स लिखे हैं 30000 और बैलेंस शीट लिखा है 1000। तो ये 1 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। फिर बुक्स में बताया हुआ है कि इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था 12500 और क्लोजिंग बैलेंस 26500 है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद अब हमें हल्का सा बस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सिलेबस में इतना ही है। तो इनकम और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हम बनाएंगे तो हम पहले जो ये एडजस्टमेंट है इसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसकी वैसे तो 2 पोस्टिंग होती है, बनाना इनकम एक्सपेंडिचर है। तो देखेंगे एक जगह कहाँ जाएगी पोस्टिंग इनकी। पहले तो जो सब्सक्रिप्शन है इसको कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो होता है ये आपका रिसिप्ट है, इनकम है, इसको आप इनकम साइड में यहाँ पर डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन जो है 60,000 रुपये हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे इनकम साइड। इसके ऊपर अब एडजस्टमेंट दी हुई है कि ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है ओपनिंग क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3000 4000 ओपनिंग क्लोजिंग। तो आपको पता होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं और बिगिनिंग का लेस करते हैं। ऐसी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वाला ओपनिंग का ऐड करते हैं, क्लोजिंग का लेस करते हैं। तो वही किया होगा यहाँ पर। तो आपको देखो एडवांस लास्ट ईयर का ये बिगिनिंग वाला हमने ऐड कर लिया है और एडवांस करंट ईयर का 5000 रुपये लेस कर दिया है और ऐसे ही आपका आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का लेस कर दिया गया है और इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको ऐड कर दिया है। तो ऐसा करने से आपका 60,000 रहा, क्योंकि ये दोनों ऐड करोगे 4 4 8000 और ये 5 3 8000। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग कर ली गई है। अगला है बुक्स। ठीक है, तो जो ये बुक्स है ये देखोगे आप ध्यान से, तो बुक्स का जो आप अकाउंट बनाओगे तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस 12500 है और क्लोजिंग बैलेंस 26500 है। और अगर आप बुक्स को देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है तो 16000 रुपये परचेज लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम पहले ओपनिंग में यानी 12500 में ये जो खरीदा इस साल का 16000 ये ऐड कर लेंगे। तो 12500 में जो 16500 जोड़ेंगे 18500 जाएगा और लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग क्या है 26500। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको ये दोनों को जोड़ के ये घटाना होगा। तो आपको जो ये दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा 28500 सॉरी, तो 28500 और ये है 26500। तो 2000 रुपये कम है, यानी 2000 रुपये क्यों कम है? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा होगा इस साल। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक आ जाएगा 2000। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब इनकी एक एक पोस्टिंग करते हैं। जैसे सैलरी है ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, तो सैलरी को देखो यहाँ लिख देंगे सैलरी। ठीक है, 30,000। सेम ऐसे यहाँ पे रेंट लिखा है 18,300, तो यहाँ रेंट लिख देंगे 18,300। यहाँ पे रिपेयर्स लिखा है 4,700, यहाँ आ जाएगा रिपेयर्स 7,400। ठीक है, और यहाँ पर जैसे बुक्स है ये तो असेट्स होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन हो गया था। डोनेशन इस साल ये कुछ भी नहीं लिखा है डोनेशन, तो ये आपका जनरल डोनेशन है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगा। तो 2000 रुपये हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में डोनेशन लिख देंगे 2000। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अब दिख रहा है आपको, यहाँ सॉरी
फर्नीचर के बारे में क्या बता रहा है कि 6,000 का फर्नीचर था और अब 5 का रह गया है, तो 1,000 का आपका नुकसान है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, लाइफ मेंबरशिप जो है बैलेंस शीट में लिखना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको लिखता है 9,000 रुपये, ठीक है। तो आपको 9,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिले हैं, 5% है फुल ईयर के, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये सीधा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 9,000 का 9,000। अगर मान लो इसको बैलेंस शीट में भी लिखना होता तो इन्वेस्टमेंट पता करना पड़ता, तो 5% इन्वेस्टमेंट 9,000 के बराबर है, तो 10% इन्वेस्टमेंट 18,000 के बराबर होगा, तो 100% इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के बराबर होगा। तो बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट लिखना होगा 1,80,000, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हुई थी तो हम इंटरेस्ट जो है इस साल की इनकम मान के इनकम साइड में लिख देंगे। अब हम इसमें ये साइड जोड़ेंगे और ये साइड जोड़ेंगे, तो ये साइड ज़्यादा आ रही है और ये साइड कम आ रही है। ये जितने रुपये कम आ रही है ये आपका सरप्लस कहलाता है, टू सरप्लस। और यहाँ लिख देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड अकाउंट, इसे हम कैपिटल फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अगला पर्सन है आपका एम, एन और जी जो है वर पार्टनर्स, वो पार्टनर थे इन ए फर्म, एक फर्म में पार्टनर थे। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2 और वो लाभ हानि को 5-3-2 में बांटते थे। 31/3/2022 को उनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है आपको। ये बैलेंस शीट है ऑफ MNG का एज एट 31 मार्च 2022। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिए हुए हैं 55,000, जनरल रिजर्व 30,000 और जनरल रिजर्व अब बांटा जाता है, आपको पता ही है रिटायरमेंट के समय, डेथ के भी समय बांटा जाता है। ऐसी कैपिटल आपको ओपनिंग दे रखा है सबका, सॉरी ये साल के एंड का इनकी कैपिटल दे रखा है। फिर ये आपको कैश दिया हुआ है 40,000, डेटर 45,000, लेस प्रोविजन 5,000 तो 40 बचे। स्टॉक दिया है 50,000, मशीनरी दिया है 1,50,000, पेटेंट दिए हैं 30,000, बिल्डिंग दी है 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको 25,000, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा कूड़ा है, तो इसको भी पार्टनर में बांटा जाता है। तो एक तो यहाँ पर इसको बांटा जाएगा पार्टनर में और एक जनरल रिजर्व को बांटा जाएगा सभी पार्टनर में, ठीक है। फिर आगे पर्सन कहता है एम रिटायर्ड, एम ने रिटायर्ड हो रहा है ऑन द अबोव डेट, ऊपर की तारीख यानी इसी तारीख को वो रिटायरमेंट ले रहा है। और इट वाज एग्रीड डेट, उनके बीच में ये सहमति जताई गई है कि डेटर ऑफ 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड ए प्रिजन फॉर 5% डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब विल बी मेंटेन। तो 2,000 रुपये के जो डेटर हैं उनको डूबा हुआ माना जाना है और 5% उसके बाद 5% और डेटर पे प्रिजन फॉर डाउटफुल डेब भी मेंटेन करना है। तो इसको बात कर लेते हैं। अगला है पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, कह रहा है पेटेंट्स जो है पूरी तरह रिटर्न ऑफ हो गए हैं और स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, घट के 5% घट गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, और एक हमें एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का पता चला है 10,000 रुपये का। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एम रिटायरमेंट, एम के रिटायरमेंट के समय जो गुडविल है उसकी वैल्यू 3 लाख है। एन और जी, रिटायर तो एम हो रहा है तो बचा एन और जी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, वो फ्यूचर में बांटने का फैसला कर रहे हैं प्रॉफिट को 2:3 में। ये न्यू रेशियो है, ये ऊपर ओल्ड रेशियो दी रहती है 5:3:2, ये न्यू रेशियो है। कहता है पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ फर्म ऑफ एम रिटायरमेंट, एम के रिटायरमेंट के समय आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस फर्म की बुक में, ठीक है। तो इस फर्म की बुक में जो जो जनरल एंट्री हो सकते हैं वो हमें पहले पास करनी है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहले जो ये जो जनरल रिजर्व है इसको हम बांटने की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को बांटने की क्या एंट्री होगी, तो जनरल रिजर्व जो होता है जब पार्टनर में बढ़ता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगा और पार्टनर की कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट किया जाता है। तो जनरल एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे बनेगा हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, ये 30,000 है, और टू एम, एन और जी तो किस रेशियो बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो 5:3:2 में बढ़ेगा। तो 5:3:2 में बांटने पे 15,000, 9,000, 6,000 आएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर एक कूड़ा दिख रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इस कूड़े को अब पार्टनर बांटेंगे। तो कूड़ा बांटने से सॉरी ये
ये कूड़ा है, ये कूड़ा बांटने से पार्टनर की कैपिटल घटेगी, कम होगी, और पार्टनर्स की कैपिटल कम होने पर डेबिट किया जाता है। तो सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जनरल एंट्री बनेगा एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो 25,000 रुपये का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये 25,000 रुपये जो है तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा 5-3-2 के रेशियो में। तो 12,500 इसका आ जाएगा, 7,500 इसका और 5,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बैड डेब्ट्स थे 2,000 के हुए हैं। ठीक है, तो देखो बैड डेब्ट्स यहाँ पे हमारे डेटर कितने के थे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटर है वो डेटर यहाँ पे 45,000 पड़ा है। ठीक है, तो पहले हम 45,000 में से ये जो इन्होंने बोला है 2,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गए हैं, तो पहले हम 2,000 रुपये घटा लेंगे। तो 45,000 में से पहले हम 2,000 घटा लेंगे तो बचेगा आपका 43,000। ठीक है, इस पर अब 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने को बोला है, तो इसका 5% निकालेंगे। तो इसका 5% 43,000 का 5% निकालेंगे तो ये कट के आ रहा है 2150। तो इसमें से हमने प्रोविज़न फॉर पहले हमने प्रोविज़न 5,000 रुपये का बना रखा है, तो इस बार प्रोविज़न आ रहा है सिर्फ 2150 का। तो हम 5,000 में से 2150 घटाएंगे, तो 5,000 में से जब हम 2150 घटाएंगे तो 2,850 रुपये हमारे बच गए हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री ऐसे पास होगी। ये गुडविल की एंट्री है, गुडविल को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, तो 2,000 रुपये बैड डेब्ट्स हो गए, टू डेटर लिख देंगे 2,000 से। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब बचा कितना हमारा, तो 28,500 बचा। उसमें से टू बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कर देंगे 2,000 और बच जाते हैं हमारे 850। इसे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन खाते में से क्रेडिट कर देंगे 850। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला था कि जो पेटेंट्स हैं वो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, वो पूरी तरह से बेकार हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और ये स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इस पे हमें डेप्रिसिएशन 5% लगाना है। तो स्टॉक देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक 50,000 है, 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर पेटेंट्स भी आपके रिटर्न ऑफ हो गए हैं, तो पेटेंट्स यहाँ पे पूरा 30,000 का पूरा नुकसान हो गया है, तो 30,000 भी रिटर्न ऑफ हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मशीनरी पे 5% डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो मशीनरी 1.5 लाख था, उसका 5% निकालेंगे 7,500 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर बिल्डिंग पे भी 5% लगाएंगे, बिल्डिंग 1 लाख का था, 5% 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना के बाद ये बोल रहा है कि ये सब हानियाँ हो गई। ठीक है, ये हानियाँ हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगी। और अगले में कहता है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 10,000 का, विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये भी हमारे लिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का पता चलना हमारे लिए हानि है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपये का। ठीक है, फिर ये गुडविल की एंट्री है, पहले इतनी की एंट्री कर लेते हैं। तो इतने की एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट 30,000 रुपये, स्टॉक 2,500 रुपये, मशीनरी 7,500 रुपये, बिल्डिंग 5,000 रुपये और क्रेडिटर का जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पता चले थे 10,000, सब जोड़ने पे 55,000 रुपये की एंट्री यहाँ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुडविल की एंट्री करेंगे। एन और जी जो है ना, विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, वो फ्यूचर में प्रॉफिट बांटने वाले हैं, 2:3 में बांटने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एन लिखेंगे, जी लिखेंगे। एन का ओल्ड रेशियो है 3/10 और जी का है 2/10। न्यू रेशियो 2-3 में बांटेंगे तो 2/5, 3/5। घटाने पे आ रहा है कि ये माइनस का 1/10, माइनस 1/4। माइनस का आना मतलब गेन होना, तो इनको गेन हो रहा है दोनों को, इसको 1/10 हिस्सा हो रहा है। तो टोटल गुडविल थी 3 लाख, 3 लाख का 1/10 निकाले हुए 30,000 आ रहा है। और ऐसे फिर 3 लाख का इसको निकालेंगे 4/10 हिस्सा, तो ये आपका 1,20,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, इनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो बनेगा जनरल एंट्री एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, जी की कैपिटल अकाउंट 1,20,000 और दोनों से गेन कर रहे हैं। और रिटायर कौन कर रहा है, एम को रिटायर वाले पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, तो एम कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो दोनों जुड़कर 1,50,000 चला जाएगा।
इसके बाद पार्टनर में प्रॉफिट या लॉस बांटना होगा, ठीक है। उसके लिए अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे रफ में बना लेंगे, ठीक है। और पता करेंगे इसके डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, क्रेडिट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ये सारा आ रहा था 55,000, तो यहाँ पे हम 55,000 लिख लेते जल्दी से। और ऊपर देखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 850 आ रहा था, तो 850 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और ऊपर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बस इतना ही आ रहा है। तो ये 55,000 यहाँ आ रहा है और इनकम यहाँ पे कम आ रहा है। तो 55,000 में से इतना घटाने पे आ जाएगा 54,150। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब ये जो लॉस है ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, MNG में और रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका हिस्सा था 5/10, इसका 3/10, इसका 2/10। तो इसका जो 5/10 है वो आपका आ जाएगा ये एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,075। उसके बाद आ जाएगा एन्स कैपिटल अकाउंट और जीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एन कैपिटल अकाउंट और जी कैपिटल अकाउंट, तो वो आ जाएगा आपका 16,245 रुपये, फिर 10,830 रुपये और टोटल 54,150। उसके बाद जो जितने भी एम के टोटल पैसे बन रहे हैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट, तो एम के कितने पैसे बनने हैं, 2,75,425। कैसे पता चलेंगे, तो अब हम शुरू से सारा जोड़ेंगे। तो एम को क्या मिल रहा है, कैपिटल 15,000 रुपये, ठीक है। तो जनरल जोड़ के इसको 15 मिले। फिर यहाँ पर एम के कट गए, 12,500 कट गए, तो 15,000 जोड़कर उसमें से 12,500 घट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपका 2,500। उसके बाद एम को यहाँ पे फिर कैपिटल के 1,50,000 मिलेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे 1,50,000। तो फिर हम ऐसी एम के और क्या मिल रहा है, एम के कैपिटल देखो फिर ये आ रहा है एम की कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट हो रहा है, तो फिर पैसे कटेंगे ये, ठीक है। तो इसके फिर कट जाएंगे 27,75 घट जाएंगे, ठीक है। तो 1,25,425 और इसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो दे देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल देखोगे यहाँ कितनी थी, तो 1.5 लाख रुपये यहाँ पे कैपिटल थी बैलेंस शीट में, ये भी उसको मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपये जब यहाँ जोड़ दोगे आप तो 2,75,425, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री बनेगी उसके लोन में ट्रांसफ़र करने की। पर्सन नहीं कहता है तो लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स का लोन अकाउंट, तो 2,75,425 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा बच्चों को, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर हम एक अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपका डिसोल्यूशन से पेपर वो क्वेश्चन आएगा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखता है अगला प्रश्न है इसी में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XY, ये XY की बैलेंस शीट है। हु शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:1 एज ऑन 31 मार्च 2022। क्रेडिटर हैं 8,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 के, एक्स ब्रोदर का लोन ये थर्ड पार्टी हो गया है 8,000 रुपये, वाई का लोन ये पार्टनर सी है 3,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 5,000 पड़े हैं और कैपिटल XY की 50,000 40,000 पड़ी है, टोटल 90 और ये 1,20,000 हो रहा है। ऐसी बैंक का बैलेंस 20,000 है, डेटर 17,000 के थे, 2,000 का प्रोविजन बना रखा था तो 15,000, स्टॉक है 15,000 के, इन्वेस्टमेंट है 25,000 के, फर्नीचर है 6,000 की, बिल्डिंग है 19,000 की, गुडविल है 10,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कूड़ा पड़ा हुआ है 10,000 की, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे निशान लगा लेंगे और एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे कहता है द फर्म बाय डिजोल्व, फर्म जो है वो बंद हो रही है, समापन हो रही है ऑन द अबो डेट, ऊपर की तारीख यानी इसी को 31 मार्च 2022 को, और उनके एग्रीमेंट वर डिसाइडेड अपॉन, उनके एग्रीमेंट ऐसे तय हुआ है, एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, एक्स जो है वो एग्री कर रहा है कि मैं अपने भाई का लोन भर दूंगा,
फिर डेटर 5,000 रुपये के बेड डेप्स हुए हैं, प्रोवाइड बेड। द अदर असेट्स, बाकी असेट जो हैं जैसे इन्वेस्टमेंट रिलीज हुआ है 20% कम में, गुडविल हुआ है 60% में। और वंस ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 5,000 व पेड ओनली 3,000। एक हमारा कोई क्रेडिटर था 5,000, उसको हमने केवल 3,000 दिए हैं। और बिल्डिंग वर ऑक्यूटेशन फॉर 30,000 एंड द अकाउंटेशन कमीशन अमाउंटेड टू 1,000। तो बिल्डिंग जो थे हमने ऑक्यूटेशन पे दिए थे 30,000 के, और उसमें कमीशन हमें देना पड़ा 1,000। वाई टुक ओवर पार्ट्स ऑफ स्टॉक एट 4,000। वाई ने स्टॉक जो था वो टुक ओवर कर लिया, ग्रहण कर लिया 4,000 का 20% कम में बुक वैल्यू के, और जो बच गया था उसको उसने स्टॉक ले लिया था, और जो बच गया था वो जो स्टॉक उसको हमने 50% में रियलाइज़ कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपये आया है। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये आपको 3 अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो डिसोल्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं इसके लिए आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे पहले। तो असेट साइड से आपको जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए रियलाइजेशन में वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। रियलाइजेशन में बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसके लिए अलग से बैंक अकाउंट बनेगा। तो उसको बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000। तो ये आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फॉर्म में बना लेंगे, इसके डेबिट साइड में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेटर दिख रहा होगा, डेटर 17,000 रुपये है, और इसके नीचे प्रोविज़न 2,000 रुपये। तो ये प्रोविज़न क्रेडिट साइड जाएगा और डेटर डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के। तो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में डेटर चला जाएगा 17,000, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट चला जाएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक भी डेबिट साइड में जाएगा, ये असेट्स है, इसको बेच के पैसा आ सकता है। तो 15,000 रुपये यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के 25,000 रुपये भी यहाँ आ जाएंगे। फर्नीचर भी को भी बेच के पैसे आ सकते हैं, असेट्स से यहाँ आएगा। जितने भी असेट्स हैं, बिल्डिंग भी यहीं आएगा, गुडविल भी यहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको कहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है ये दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, और वो भी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 4:1। तो 10,000 को 4:1 में बांटेंगे तो 8,000 रुपये बनेंगे एक्स के, और वाई के बनेंगे 2,000। तो यहाँ पे हम जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, तो एक्स और वाई दोनों में हानि हुई है, तो कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हानि है, तो 8,000 रुपये इसमें डाल देंगे, 2,000 इसमें। तो 10,000 को बांट देंगे 4:1 में, तो 8,000 इसके, 2,000 इसके, ठीक है। तो लगभग ये साइड कंप्लीट हो गया है, सारे हमने असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये कोई हानि या लॉस है तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया है, और ये जो बैंक का बैलेंस था इसे बैंक अकाउंट में डाल दिया गया है। प्रोविज़न को क्रेडिट साइड डालना था। अब ऐसे यहाँ पर भी हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में कि कौन कौन से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर है आपका 8,000 रुपये, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में 8,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी 6,000 रुपये यहीं आएगा, ये थर्ड पार्टी है। एक्स जो कि एक्स के भाई का लोन है, ये भी आपका थर्ड पार्टी यहाँ आ जाएगा। लेकिन वाई का लोन जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है। तो पार्टनर्स का लोन यहाँ नहीं आता है, आपको याद रखना है। पार्टनर्स के लोन को सीधा बैंक अकाउंट के माध्यम से चुका दिया जाता है। तो वाई का जो भी लोन है 3,000 रुपये, ये बैंक अकाउंट में चुका दिया जाएगा। तो हम बैंक अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम वाई का लोन 3,000 रुपये पेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रहे आपको। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो ये पैसा 5,000 रुपये भी यहीं ट्रांसफ़र होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 रुपये, ठीक है। और कैपिटल जो है आपका 50,000 40,000 है, ये कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में चला जाएगा, 50,000 रुपये 40,000 रुपये, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से जो जो कह रहा है वो आप वैसे ही कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक्स ना एग्री हो गया कि टू पे हिज ब्रदर लोन, कि अपने भाई का लोन खुद चुका देगा। तो हम इसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसके भाई का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा एक्स का, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट से इसके भाई के लोन को इसी के खाते में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 8,000, और इसको यहाँ भी ट्रांसफ़र किया है। तो रियलाइजेशन में
ये जो लोन होता है इसकी पेमेंट यहाँ की जाएगी। तो इसको जब यहाँ पेमेंट करेंगे तो 2x कैपिटल में भेज देंगे उसके भाई का 8,000 रुपये, ठीक है। तो हमने उसके भाई का जो लोन है 8,000 रुपये ऐसे पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कहता है कि डेटर जो थे 5,000 के बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है। तो 5,000 रुपये का जो बैड डेब्ट्स हो गया तो हमारे पास 17,000 के थे, उसमें से 5,000 का बैड डेब्ट्स हो गया तो 17 में से 5,000 घटा देंगे तो 12,000 रुपये हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। बाय डेटर या बैंक लिख के एक ही बार डेटर लिख देंगे, ठीक है, अंदर 12,000। ऐसी अदर एसेट्स रिलीज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट 20% कम पे हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 25,000 के थे, तो 25,000 का 20% कम, यानी 20 में हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 20,000 में रियलाइज हुए हैं। अगला है गुडविल 60% में हुए हैं, तो गुडविल यहाँ पे कितना था 10,000, 10,000 का 60% में रिलीज हुआ है तो आया होगा सिर्फ 6,000, तो यहाँ पे गुडविल लिख देंगे 6,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि हमारे क्रेडिटर था 5,000, हमने उसको बस पे किया 3,000, तो हमारा कोई यहाँ पे क्रेडिटर था 8,000 वाला, उसमें से 5,000 वाले को हमने 3,000 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, रुक जाओ, तो हमारा कोई क्रेडिटर था 5,000 वाला, उसको हमने पेड किया है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये तो आएंगे ही, लेकिन टोटल क्रेडिटर 8,000 के हैं। तो आगे कुछ बताया नहीं है कि बाकी के क्रेडिटर का क्या किया गया है। तो मान लेंगे कि जो बाकी के क्रेडिटर ने पूरा चुकाया होगा, तो 5,000 वालों को 3,000 चुकाया, तो 8,000 में से 5,000 गए तो बचे 3,000, उन 3,000 को फिर पूरा चुकाया होगा 3,000, तो इसीलिए 3,000 और ये मिला के 3,000 6,000 चुकाया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्रेडिटर को पे कर दिया है पूरा 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है कि एक बिल्डिंग था 30,000 रुपये का ऑक्यूशन किया था और इस पर हमने कमीशन 1,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब कितना पैसा आएगा, तो 1,000 कम करके आएगा। किराए पे कोई बिल्डिंग दी थी 30,000 में आया होगा, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग में लिख देंगे 29,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि वाई ने एक स्टॉक खरीदा था 4,000 का, 20% कम में ख़रीदा है, ठीक है। तो 20% कम में बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से मतलब 20% कम में लिया है। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है तो हम उसको कैपिटल से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई की कैपिटल अकाउंट स्टॉक 4,000 रुपये काट लिया गया है। और ऐसे ही बच गया, जो कह रहा है जो स्टॉक बच गए थे उसको 50% में बेच मारा। तो स्टॉक हमारा 15,000 का था, 15 में से 5,000 वाला इसने ले लिया, बचा 10,000। अब 10,000 को 50% में रिलीज़ किया है। यहाँ स्टॉक 15 का था, उसमें से 5 का यहाँ ख़त्म हो गया था, बचा 10,000। 10,000 को 50% रिलीज यानी 5,000 में रिलीज़ किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक और यहाँ स्टॉक लिख देंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है रियलाइजेशन का खर्चा जो है 2,000 रुपये आया है, तो हम 2,000 रुपये का यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक एक्सपेंस 2,000। और देखेंगे क्या कोई पेमेंट थर्ड पार्टी का रह गया देना या कोई एसेट्स बिकना रह गया है। तो अब लगभग यहाँ पे डेटर भी आ गया था, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया था, फर्नीचर नहीं आया। तो मान लो फर्नीचर नहीं आया तो मान लेंगे वो बिका ही नहीं। बिल्डिंग था वो भी आ गया, बिल्डिंग जो था वो ही बताया नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। गुडविल भी नहीं बताया, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट करी जाती है, तो थर्ड पार्टी में आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं दिया था 6,000, तो आप यहाँ पे बिना कहे भी आप 6,000 रुपये पेड कर देंगे, ठीक है। तो लगभग ये सारी एंट्री हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये सारा साइड जोड़ेंगे और ये सारी साइड जोड़ेंगे। तो ये सारा जोड़ने पे 72,000 आ रहा है, फिर ये सारी जोड़ेंगे और ये सारी, तो ये सारा जोड़ने पे ये आ रहा है 1,14,000 रुपये। और ये सब घटा दोगे तो आ गया 9,000 रुपये का डिफरेंस। वो 9,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो लॉस होगा और वो ट्रांसफ़र होगा एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट में। तो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे आप, ठीक है। ओल्ड रेशियो 4:1 में बांट देंगे, तो 7200 इसका, 1800 इसका। अब इसको इनकी कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ये जो लॉस है इसको इससे ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे 7200 1800। यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस कूड़ा बांटा था। और अभी एक पार्टनर वाई ने जो यहाँ पर स्टॉक ग्रहण किया था उसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे 4,000 आएगी। और बी को जो हमने लोन दिया था उसके भाई का चुकाने के लिए, उसके भाई का लोन यहाँ 8,000 आ गया था। अब ये साइड और ये साइड जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा टू बैंक अकाउंट, इनका फाइनल पेमेंट आ रहा है कि इनको इतने रुपये चुकाने हैं। तो 42,800 चुकाने हैं एक्स को और 32,200 वाई को। तो इसकी हम पेमेंट यहाँ पे कर देंगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड।
तो हम एक्स की कैपिटल चुका देंगे, वाई की कैपिटल चुका देंगे, वाई का लोन बिना कहे चुका देंगे, रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी हमने चुकाया था और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमने चुकाया था, क्रेडिटर को हमने 6,000 रुपये चुकाया था। और हमारी इनकम कहाँ से आई थी, एसेट्स बेच के 72,000 आई थी और हमारे पास ओपनिंग वाले 20,000 पड़ा था। तो ये जोड़ने पे और ये घटा देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। और अगर ये दोनों सेट बराबर आ गया तो जो एकदम सही हमने क्वेश्चन को अटेंड किया है। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम आज सेक्शन मतलब तीसरा पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम पार्ट बी पढ़ेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि रमन लिमिटेड ने पेड किया है 60,000 रुपये एज इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिटर और विच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपये एंड हाउ विल दिस पेमेंट बी प्रेजेंटेड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है कि जो रमन लिमिटेड है इसने 60,000 रुपये मशीनरी को खर्चे मतलब परचेज करते समय 60,000 रुपये इंस्टॉल, तो बोला है कि रमन लिमिटेड ने पेड किए 60,000 रुपये मशीनरी परचेज किया था, उसको इंस्टॉलमेंट करने पे ऑन क्रेडिट उधार खरीदा था और विच इंक्लूड जिसमें इंटरेस्ट के 10,000 भी शामिल थे। तो हाउ विल दिस पेमेंट बी प्रेजेंटेड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय इसकी एंट्री कहाँ कहाँ की जाएगी। तो 60,000 रुपये में 10,000 रुपये इंटरेस्ट के शामिल हैं, तो जो 50,000 रुपये का यानी हमारा हमने मशीन खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 50,000 रुपये चला जाएगा और ख़रीदा है तो वहाँ पे घट जाएगा ये पैसा। और जो 10,000 रुपये जो हमने इंटरेस्ट पे किए हैं वो फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसीलिए 10,000 रुपये जो है वो फाइनेंस एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 विल बी क्लासीफाई एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और वेयर एज इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 विल बी ट्रांसफर टू एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड। ये निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का सन इंडिया लिमिटेड का ईयर एंडेड 31/2022। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस दिया है, अदर एक्सपेंस दिया है, टैक्स दिया है। थोड़ा इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो ये 25 लाख है करंट ईयर में, प्रीवियस 20 था। ये 1 लाख है, ये 50% है, 5 लाख है। अब यहाँ पे बताया है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो टोटल रेवेन्यू का 60% है और ये टोटल रेवेन्यू का 50% है। और इसके बाद अदर एक्सपेंस में लिखा है 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, उसका 10% अदर एक्सपेंस है और 20% इसी का अदर एक्सपेंस है। फिर आपको टैक्स चुकाना है टोटल 50% और 40%। ठीक है, जो बचेगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया है इसी के आधार पर अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के ये फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर लिखते हैं, नोट नंबर यहाँ पे लिखते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज में यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे और फिर यहाँ परसेंटेज चेंज लिखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर का 20,000 और करंट ईयर का 25,000। यहाँ से देख के लिख देंगे ये प्रीवियस ईयर का 20,000, करंट ईयर का 25,000। इसका डिफरेंस लिख देंगे तो इसमें 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो एब्सोल्यूट चेंज में प्लस का 5 लाख आया। परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे, तो अगर निकालना चाहें तो ये एब्सोल्यूट चेंज है ना, इसके बटे में क्या लिख देंगे, इसके बटे में लिख देंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बटे में प्रीवियस ईयर और गुना 100 तो 25% आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐड करेंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम में आपका 1 लाख और 5 लाख, तो 5 लाख रुपए पिछले साल का है तो प्रीवियस ईयर में और 1 लाख करंट ईयर का इसमें ऐड कर देंगे तो जुड़कर 25 लाख हो जाएगा। ये टोटल रेवेन्यू 25 लाख हो गया और इसका 26 लाख हो गया। इनका डिफरेंस 1 लाख हो गया। ठीक है, तो अब ये 1 लाख के बटे में 25,000 लिखेंगे। ठीक है, और गुना 100 तो ये आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ये 4
ऐसी ये जो 4000 है इसके बट्टे में लिखेंगे ये 5000 गुना 100 तो आ जाएगा 80% माइनस में, ठीक है। तो इसे माइनस वाले को ब्रैकेट में दिखाते हैं। ऐसे अब लेस कर देंगे यहाँ से एक्सपेंस, इसमें एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस वो कितना बोला था, टोटल रेवेन्यू का 60%, टोटल रेवेन्यू 25,000 है तो सॉरी 26,000 है, इसका 60% निकाल लोगे तो ये 15,60,000 आ जाएगा। और इसका 50% बोला था तो ये जो 25 लाख है इसका 50% आ जाएगा 12,50,000। फिर इसका डिफरेंस और ऐसी चेंज निकाल लेंगे एब्सोल्यूट चेंज से, जिसका भी एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो बटे में आपको रेवेन्यू रखना है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस भी निकालेंगे तो इसी का बोला था ना 50%, तो इसी का बोला था 20%, ठीक है। तो इसका 20% निकालोगे ये आएगा। ऐसे इसका बोला था 10% तो इसका 10% निकालोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये घटाने के बाद इसका भी चेंज ले लेंगे। इसके बाद ये दोनों टोटल एक्सपेंस पता चल जाएगा, उसमें फिर प्रॉफिट इसको घटाने बाद ये जो बचेगा ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें अब टैक्स घटा दोगे 50%। तो यहाँ पे हम 50% 40%, तो इस 10 लाख का 40% 4,000 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका 50% 8,84,000 का 50% 4,42,000 आ जाएगा। फिर ऐसी डिफरेंस लेके इसको आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो ये घटाने के बाद आपका बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ तक आपको जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तैयार करना होता है। इसके अंदर आपको पहले प्रीवियस ईयर का फिर करंट ईयर का लिखना होता है, इसके एब्सोल्यूट चेंज यहाँ लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है, और जिसका भी परसेंटेज चेंज निकाले हो, ठीक है, उसके बटे में आपको रेवेन्यू लेना है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू लेना है। उसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू लेना है वो आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, ठीक है। अगला है फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज ए 31/3/2022। तो कह रहे 31/3/2022 का आकाश लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है ये में, और इसके अंदर क्वेश्चन है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो पढ़ते हैं इसमें। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, ये आपको करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया है 15 लाख 14 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में एक नोट नंबर 1 भी दिया है, तो नोट नंबर 1 में चेक करना पड़ेगा कि ये 2.5 लाख और ये 1,10,000 कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है। तो ये दिया है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2.5 लाख रुपये और 1,10,000 रुपये ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाला। तो वर्किंग नोट में हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, तो घटाने पे 1,40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हम बनाएंगे तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही पढ़ना पूरा जारी रखेंगे। फिर अगला है शेयर कैपिटल भी आप तुरंत देख लें कि यहाँ पे पिछले साल ये 14 का था और इस बार 15 लाख हो रहा है, यानी हमारी 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आ रहे हैं तो ये फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है, 1 लाख रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल जारी करके पैसे प्राप्त किए हैं 1 लाख रुपये, ठीक है। तो उसका डिफरेंस 1 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके जो है वो सारा चेक करना पड़ता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपको अगला पढ़ना है नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिया हुआ है। पिछले साल 1,25,000 था, इस साल 2 लाख है। तो यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है 75,000 रुपये, तो इसको भी लिखना पड़ेगा सेम ऐसे ही फाइनेंस एक्टिविटी में ही। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग 75,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी में जाना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग लिखा है, इसमें नोट नंबर आपको 2 दिया हुआ है। तो आप ना इसके नोट नंबर 2 में जाके देखेंगे 12,000 10,000 कैसे आ रहा है। तो ये रहा नोट नंबर 2 शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये 12,000 से 10,000, मतलब पहले 10 था 12 हो गया, 2,000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आपका जो करंट शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता है ये करंट असेट्स है। तो करंट असेट 2,000 रुपये बढ़ रहा है। करंट असेट 2,000 रुपये बढ़ना जो होता है, करंट असेट जो है
सॉरी, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना कहाँ आएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना भी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो फाइनेंस एक्टिविटी में आप जब जाओगे तो वहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और 2000 रुपये वहाँ पे आप ऐड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसमें, इसके बाद है आपका ट्रेड पेबल। ये करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी कहाँ जाएगा, तो ये आपका 83,000 है और ये 15,000 हो रहा है, तो यानी आपका करंट लायबिलिटी घट रहा है। तो करंट लायबिलिटी घटने का इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। जब वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा तो उसके नीचे आपको यहाँ पे आना है, लिखना है डिक्रीज इन करंट से। करंट से घट रहा है तो इसे लेस कर दो क्योंकि फ़ायदा है, तो घटाने पे 68,000 रुपये का अंतर आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ये शॉर्ट टर्म जो प्रोविज़न होता है ये 11,000 था और अब ये 18,000 है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो होते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आपको नोट भी दिया हुआ है, तो पहले आप नोट भी पढ़ लेंगे। तो नोट में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो ये आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है। अब चेक करो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स में क्या कोई वर्किंग नोट दिया है, तो लिखा है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 16,000। तो अब आपको टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये इस साल का ड्यूरिंग द ईयर पेड वाला है ये, ठीक है। तो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। तो इसका प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ से शुरुआत होगा। ओपनिंग बैलेंस 11,000, क्लोजिंग बैलेंस 18,000 रुपये और पेड बोला था वो यहाँ लिखते हैं पेड, और मेड यहाँ लिखते हैं। तो पेड में आ जाता है आपका 16,000 रुपये। तो ये जोड़ोगे 34,000 रुपये और ये 11,000 रुपये है, तो इसको घटाने पे 23,000 रुपये जो है ना, ये हमारा प्रोविज़न मेड आ गया। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्किंग नोट में ये ऐड हो जाएगा 23,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जो हमने डिफरेंस निकाला था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 1,40,000 आया था, उसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। और वर्किंग नोट में अभी से पता चला था 23,000, तो 23,000 रुपये यहाँ ऐड हो जाएगा, 1,68,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे क्या है। अगला है आपका नॉन करंट एसेट। इसमें आपको फिक्स एसेट लिखा है, टेंजिबल इंटेंजिबल, तो दोनों पे नोट है। अब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में आपको देखना होगा नोट में। तो ये आपका टेंजिबल एसेट्स है, ये मशीनरी है। तो मशीनरी देखोगे तो ये 17,000 था और ये 20 हो गया। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, ये 90 था और अब 1,40,000 है। तो ये माइनस का मतलब है ये नेगेटिव चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे कि इसमें कोई नोट वर्किंग नोट दिया है क्या या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ लिखा है मशीनरी विद ए नेट बुक वैल्यू 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000। तो 10,000 की कोई बुक वैल्यू की मशीन थी, उसमें 4,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बचा 6,000। 6,000 की चीज़ को हमने 2,000 में सोल्ड मतलब बेच मारा है, 6,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए वो अकाउंट बनाना होगा। तो मशीनरी का ओपनिंग वाला, ओपनिंग में मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, इसको मशीनरी को डेबिट साइड में, इसको क्रेडिट साइड में, और ये डेप्रिसिएशन होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको हम क्रेडिट साइड में भेजेंगे 90,000 रुपये और डेबिट साइड में 1,40,000 भेजेंगे। तो ऐसे 12 अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस यहाँ, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम पता करेंगे कि अभी हमने एक मशीन जो थी वो 10,000 वाली सेल की है, ठीक है। तो 10,000 वाली सेल की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक में सेल 2,000 में सेल की है। तो अभी यहाँ पे ये ओपनिंग और क्लोजिंग आया, ठीक है। और जो मशीन बेचा है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 2 मिनट, थोड़ा जो पर्सन है वो ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था मशीनरी विद ए नेट बुक वैल्यू 10,000 की नेट बुक वैल्यू थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे 40,000 सोच लिया इन्होंने, और फिर ये बेच दिया 2 में। तो 10 का चीज़ है वो 2,000 में बेच दिया है, तो 8,000 का लॉस हो गया है। तो इसलिए इन्होंने ऐसे बनाया है। तो 10,000 की चीज़ थी, उसमें से 8,000 रुपये का बेचने में लॉस हो गया है, 2,000 का बेच दिया है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्होंने 40,000 ले लिया है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो बेचे गए मशीन का डेप्रिसिएशन है वो इन्होंने 40,000 समझ लिया है। तो वही 40,000 रुपये समझ के इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये साइड जोड़ने पे 20 मतलब 20,50,000 आ रहा है, और ये भी आपको जब डिफरेंस करोगे
तो बैलेंस फिगर से ये बैंक आ जाएगा परचेज, यानी 3,50,000 का परचेज किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में चला जाएगा, और जो लॉस हुआ है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। बेच के जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चल जाएगा। और जो लॉस और सेल ऑफ मशीनरी है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा पर्सन मिसप्रिंट था। तो एक एक करके पहले हम जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीनरी सेल किया है 2000 में, और परचेज किया है मशीनरी 3,50,000 में, ठीक है। उसके बाद लॉस आया था, लॉस ऑन मशीनरी जो है ये वाला, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपका 8,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन 9,000 रुपये, 90,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 90,000 रुपये कैसे आया, तो आप ना यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो ये 1,80,000 हो रहा है, और यहाँ पे 90 था, तो ये 90,000 रुपये आ रहा है। तो ये आपका 90,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला पर्सन पढ़ते हैं। इसमें आपको इंटेंजिबल एसेट लिखा है 5 नंबर नोट पे। तो आप 5 नंबर वाले नोट पे देखेंगे क्या लिखा था। तो इसमें लिखा है पेटेंट्स। पेटेंट्स देखोगे तो इंटेंजिबल एसेट से गुडविल की तरह है, और ये घट रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है, पिछले साल 30 का था और इस बार ये बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये पैसा आ रहा है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो लेंगे परचेज ऑफ पेटेंट्स, आपने पेटेंट्स परचेज किया है, तो कितना बढ़ रहा है, 20,000। तो 20,000 रुपये जो आपने खरीदा होगा तो पैसा जा रहा है, इसीलिए लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट एसेट दिख रहा है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, ये कैश एंड कैश, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है कहाँ जाता है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब आखिरी में जाएंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो हम कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें ओपनिंग वाला ओपनिंग में जोड़ देंगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो 17,000 और ये 22,000 हो जाएगा जुड़कर। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कहाँ मिलेगा, तो ये रहा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का बैलेंस। तो 12,000 रुपये, 14,000 रुपये। तो हम 12,000 रुपये, 14,000 रुपये में ये जोड़ देंगे, करंट इन्वेस्टमेंट जो है जोड़ देंगे, ठीक है। ये रहा आपका करंट इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये और 8,000 रुपये जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग में ऐसे 5,000 रुपये 8,000 रुपये जोड़ देंगे, तो 17,000 और ये 22,000। इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, इसको जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे जो सबसे नीचे जाएंगे, जहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल चुके होते हैं और नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसी में ऐड कर देंगे ओपनिंग वाला कैश और कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो 17,000 रुपये ये वाला जोड़ देंगे, और 22,000 रुपये नीचे लिख देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22,000 रुपये। तो यहाँ 22,000 आ जाएगा या 17,000 आ जाएगा। अब ऊपर का कोई भी चीज़ होगा उसको जोड़ने पे 5,000 ही आना चाहिए, ताकि 5 और 17 जुड़ के 22,000 और ये 22,000 बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बच गया यहाँ पे, तो उसके बाद अब आपका बच रहा है करंट एसेट्स में आपका स्टॉक बच रहा है। स्टॉक देखोगे ये आपका घट रहा है। तो करंट एसेट्स का घटना क्या होता है, नुकसान को ऐड किया जाता है। तो हम इसको ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज है, इसके अंदर लिखेंगे स्टॉक, और ये घट रहा है नुकसान, तो इसे ऐड कर देंगे 22,000 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 22,000 का डिफरेंस आ रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपका 23 था, 26 हो गया। करंट एसेट्स यानी बढ़ रहा है तो पैसा लेस हो जाएगा, तो लिख देंगे लेस ट्रेड रिसीवेबल 3,000 रुपये, ठीक है। सॉरी, ऐड 3,000 रुपये करंट एसेट्स। हाँ बस, उसके बाद ना अब आपका सारा हो गया है। तो पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में जाओगे और आपका ये दोनों जोड़ने पे 1,63,000 आ रहा है। तो 1,63,000 रुपये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये सब जोड़ देंगे, फिर ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर हम स्टॉक जोड़ देंगे, घटा देंगे ट्रेड रिसीवेबल, घटा देंगे ट्रेड पेबल। तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसमें इनकम टैक्स पेड 16,000 रुपये घटा देंगे। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था उसमें जो पेड था वो यहाँ घटाया जाता है, ये वाला जो पेड था ये यहाँ पे घटाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16,000 रुपये घटा देंगे, ये रहा, ये 16,000 रुपये हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद अब आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हम शुरुआत करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें ये जोड़ के
पेटेंट्स वाला घटाने पे ये आपका इतना माइनस में आ रहा है। फिर ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, जहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर से पैसा आया था, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा आया था, उसके बाद और कहाँ से आया था, उसके बाद हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा आया था, वो जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, ए पार्ट प्लस बी पार्ट प्लस सी पार्ट, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सब जोड़ देंगे तो आपका 5000 आएगा। 5000 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग वाला जोड़ देंगे तो आपका ये जोड़ते ही पूरा 22000 आएगा, जो बिल्कुल मैच करेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले इस बैलेंस से बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। और जब ये मैच कर जाएगा तो यानी हमने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है।